नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यू है और ये जनवरी से लेकर मई तक के 2024 का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अब तक पार्ट 4 तक आ चुका है, मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4 आ चुका है। सारे के सारे पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चन थे, मतलब 200 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आज जो कवर करेंगे वो होगा पार्ट 5 होगा और ये पार्ट 5 में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या आप रेलवे की, बैंकिंग की, टीचर की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम लोग पार्ट 5 कवर करेंगे। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में अगर देखिए, रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग किस किस इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा किए थे। जैसे कि राम मंदिर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किया, लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में, ईरान के प्रेसिडेंट के भी हाल ही में मृत्यु हुई वो भी कवर किए, एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन वापस बुला ली वो भी हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में। इस तरीके से आप देखिए, पार्ट 1 में हमने ये देखा, पार्ट 2 में हमने ये देखा। ये कुछ क्वेश्चंस का ही बस लिस्ट है, इसके अलावा भी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर पार्ट में 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। फिर पार्ट 2 में भारत रत्न किसको मिला 2024 में, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, नए जो सीएम बने पिछले 6 महीने में, मिलिट्री में जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाबहार पोर्ट को इंडिया ने लीज पे लिया ईरान से, यूएई का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा आया है। तो ये सब के बारे में हम लोग कवर किए। पार्ट 3 में देखिए, सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो ऑल ओवर वर्ल्ड बने हैं पिछले 6 महीने में, 5 महीने, वो भी हमने कवर किया है। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो, खो खो, सारे जो हमने कवर किए हैं इसमें। फिर पार्ट 4 में देखिए, इंडिया के जो अलग अलग इंडाइसेस में जो रैंक है इंडिया का, वो सारा हमने इसमें कवर किया है। अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इंडिया का पहला कहाँ बना, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य कौन बना है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा, इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स किस स्टेट में बना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले के 4 पार्ट्स में कवर किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर उसको देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 5 और क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होगा वो होगा 201, मतलब 201। क्वेश्चन नंबर 201, आईपीएल 2024 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीत गई है कोलकाता नाइट राइडर्स। 201 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये तीसरा आईपीएल का ट्रॉफी था केकेआर का। केकेआर मतलब तीसरी बार जीत गई है आईपीएल ट्रॉफी। सबसे ज्यादा बार कौन जीती है? सीएसके 5 बार और एमआई मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती है और तीसरे नंबर पे है केकेआर जिसने 3 बार ट्रॉफी जीता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं सुनील नारायण, केकेआर टीम से ही थे ये। इन्होंने 488 रन बनाए और 17 विकेट भी लिए, ऑलराउंडर है ये। ऑरेंज कप के विजेता रहे विराट कोहली, 741 रन बनाए इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। पर्पल कप के विजेता रहे हर्षल पटेल, इन्होंने 24 विकेटें ली पूरे टूर्नामेंट में। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में थे वो थे मिचेल स्टार्क, इन्होंने 3 ओवर में मेडन तो एक भी नहीं कराया लेकिन 14 रन देकर और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया, इसीलिए इनको मैन ऑफ द मैच चुना गया मिचेल स्टार्क को। फेयर प्ले अवार्ड मिला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने नीतीश कुमार रेड्डी। तो ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो मेंस लोगों का जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ 2024 का, ये उसकी जानकारियां थी। इसके पहले विमेन प्रीमियर लीग हुआ था, उसको मैंने कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 130 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 की ट्रॉफी जीत गई थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और उसमें जो ये इस बार का दूसरा सीजन था डब्ल्यूपीएल का, विमेन्स प्रीमियर लीग का। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी दीप्ति शर्मा, सबसे ज्यादा रन बनाया गया था एलिस पेरी के द्वारा और सबसे ज्यादा विकेटें ली गई थी श्रेयंका पाटिल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैंने कवर कर चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 में। हाल ही में काइरोस इस किताब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज का अवार्ड मिला है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? काइरोस बुक जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का अवार्ड, तो ये लिखा गया है जेनी एर्पेनबेक्स के द्वारा। 202 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये जर्मन राइटर हैं ये। 203 देखते हैं, जस्ट अ मशीनरी
नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? जस्ट अ मशीनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। तो ये लिखा गया हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं ये डुवुरु दु सुब्बा राव, इनको शॉर्ट में कहा जाता था डी सुब्बा राव। ये पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। 203 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 204 देखते हैं, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब बहुत ही फेमस राइटर सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। 204 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये है सलमान रश्दी और ये इनकी बुक है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस बुक्स का नाम मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। कुछ बुक्स ही है जो काफ़ी फेमस है इनकी, जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये भी लिखा गया था सलमान रश्दी के द्वारा। और इनकी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक जिसका नाम है द सैटनिक वर्सेस, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। शालीमार द क्लोन, शेम, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, द मूर्स लास्ट साई, ये सारी जो कुछ बुक्स मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ, ये इनके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई सैम पिट्रोडा के द्वारा। 205 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। ये किस पद पे थे? ये थे चेयरमैन थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका ये पक्ष विदेशों में रखते थे, इसीलिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के ये चेयरमैन थे, जिसके पद से ये इस्तीफा दे दिए क्योंकि इनके कुछ बयान बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गए। क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं, द विनर्स माइंडसेट, ये निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ये ऑलराउंडर रह चुके हैं, ये इनकी आत्मकथा है। 206 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 207, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार निम्न में से किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडिया को, क्योंकि इस फील्ड में इंडिया ने अच्छा काम किया है इसलिए दिया गया। एग्जेम्पलरी इफर्ट्स रहा इंडिया का, बहुत ही शानदार इफर्ट रहा इन मतलब बीमारियों से लड़ने में। मीजल्स एंड रुबेला, ये क्या है? वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज है, मतलब अगर वैक्सीनेशन पहले कर दिया जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार इंडिया को मिला है। 208वां देखते हैं, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जिसको किया गया है वो है केप वर्दे, इस देश को किया गया है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। केप वर्दे कहिए या कैबो वर्दे कहिए, ये दोनों इसी का नाम है। ये अब ज्वाइन कर लिए हैं मॉरिशस और अल्जीरिया को, क्योंकि ये तीसरे कंट्री बन गए हैं इसके बाद WHO अफ्रीकन रीजन में जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। आइए अब देखते हैं 209वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है, यह पोर्टल किस लिए है? तो चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपके पास अगर कोई सस्पेक्टेड या फ्रॉड कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं आप इसी पोर्टल पे, जिसका नाम है चक्षु पोर्टल। तो इसमें क्या है, या तो कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल्स है, या आपको मैसेजेस आते हैं कि आपका लॉटरी निकला इस टाइप का, या आपको जॉब ऑफर्स आते हैं फ्रॉड वाले, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी बिजनेस ने आपका फ़ोन नंबर लीक कर दिया है, तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं चक्षु पोर्टल पे। आगे देखते हैं 210वां, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है पटना में, बिहार की राजधानी पटना में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है पटना में। तो 210वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। 211वां देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचराब आश्रम का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में, साबरमती गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। 211वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 212वां देखते हैं, निम्न में से किस देश का प्रजनन दर सबसे कम है? मतलब फर्टिलिटी रेट सबसे कम है, मतलब बच्चा पैदा करने का जो दर है वो सबसे कम है, तो ये है साउथ कोरिया का। 212वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो साउथ कोरिया हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है लोवेस्ट फर्टिलिटी के मामले में, फर्टिलिटी रेट के मामले में। तो पिछले साल तो ये 0.78 था, इस बार ऐसा हो गया है कि इनका फर्टिलिटी रेट सिर्फ 0.72 हो गया है,
मतलब कि एक कपल मतलब लड़का और लड़की मिलकर एक कपल एक बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं 0.72। मतलब अगर देखा जाए तो दो कपल मतलब 4 लोग मिलकर एक बच्चा पैदा कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर फर्टिलिटी रेट की हम लोग बात करें तो 2.1 जो फर्टिलिटी रेट है ये होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। मतलब अगर आपको कहीं की आबादी मान लीजिए 1 लाख है, किसी शहर की आबादी या किसी देश की आबादी, अगर आपको इस आबादी को कंट्रोल में रखना है, ना बढ़े ना घटे, तो आपको फर्टिलिटी रेट 2.1 रखना होगा। मतलब एक जो कपल है ऑन एन एवरेज वो 2.1 बच्चे पैदा करेंगे, तो वहाँ की जो आबादी है वो लगभग बराबर रहेगी। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 को कहा जाता है अगर वहाँ से माइग्रेशन नहीं हो रहा है तो। एनीवे, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो हैं यून सुक योल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और वहाँ की फर्टिलिटी रेट घट के हो गई 0.72, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 213वां। अब हम लोग कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे जो अलग अलग स्टेट्स में मनाया जाता है। तो ये पिछले 5 महीने का हम लोग देखेंगे, पिछले 5 महीने का 5 मंथ का हम लोग देखेंगे, जनवरी से लेकर मई तक जो सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए गए। सागा दावा त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। 213 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 214 देखते हैं, लोंगते त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। लोंगते त्योहार ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 214 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 215 देखते हैं, गोरसम कोरा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। गोरसम कोरा उत्सव ये भी मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 215 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 216 देखते हैं, त्रिशूर पूरम ये एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम ये मनाया जाता है केरला में। 216 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 217 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है कर्नाटका में। 217 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 218 देखते हैं, अग्नि केली या थुत्ते धारा ये एक पर्व है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। अग्नि केली या तो फिर थुत्ते धारा, तो ये मनाया जाता है कर्नाटका में। इसमें होता क्या है बेसिकली कि आग के छोटे छोटे टुकड़ों को मतलब जला हुआ आग को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, एक रिवाज है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नुकसान होता नहीं है। 219 देखते हैं, सरहुल त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। 219 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 220 देखते हैं, राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। हिजला मेला महोत्सव ये भी मनाया जाता है झारखंड में। 220 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 221 देखते हैं, चापचर कूट त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार तो ये मनाया जाता है मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मिजोरम, वहाँ मनाया जाता है चापचर कूट त्योहार। 221 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 222 कानूमा त्योहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। कानूमा तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। 222 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 223 देखते हैं, अली ए लिगांग ये किस भारतीय राज्य का मुख्य त्योहार है। अली ए लिगांग तो ये महत्वपूर्ण त्योहार है असम का। 223 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 224 देखते हैं, बट उसके पहले आप जान लीजिए ये जो अली ए लिगांग त्योहार है ये असम में मनाया जाता है। तो एक ट्राइब है, एक जनजाति है, उसके द्वारा मिशिंग ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है ये त्योहार। कौन सा, अली ए लिगांग। 224 देखते हैं, दोसमोचे त्योहार ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। दोसमोचे त्योहार तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 224 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोसमोचे जो है ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि लद्दाख जो कि इंडिया में है इसमें मनाया जाता है। 225वां देखते हैं, हाल ही में ऑरेंज उत्सव ये किस भारतीय राज्य में मनाया गया। ऑरेंज उत्सव तो ये मनाया गया नागालैंड में। 225 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 226 देखते हैं, गोल मेला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। गोल मेला महोत्सव ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। 226 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 227 देखते हैं, हाल ही में नवरोज का त्यौहार मनाया गया, यह किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो पर्शियन होते हैं, पारसी लोग,
उनके नववर्ष के रूप में मनाया जाता है नवरोज का त्यौहार। 227 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 228 देखते हैं। अब हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट्स देखेंगे अलग अलग फील्ड्स में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना जी। तो 228 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 229 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस नवाफ सलाम। 229 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 230 देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये लेबनान के जज थे पहले नवाफ सलाम, अब ये बन गए हैं आईसीजे के प्रेसिडेंट। आईसीजे जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, ये लोकेटेड कहाँ है? द हेग में, मतलब नीदरलैंड्स में ये लोकेटेड है। और ये वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन जो ऑर्गन है उसमें से ये एक है। तो बाकी कौन कौन से हैं? यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसॉक भी कहते हैं, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 5 है। और छठा हो गया कौन सा? आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके अब प्रेसिडेंट बन गए हैं जस्टिस नवाफ सलाम, जो पहले लेबनान के जज थे। आइए देखते हैं 230वां। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं राहुल सिंह। 230 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 231वां देखते हैं। हाल ही में आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार जैन। 231 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आइए देखते हैं 232वां। प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं शेफाली बी शरण जी। यहाँ पे इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नियुक्त किए गए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रधान महानिदेशक। 232 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीड करेंगे मनीष देसाई जी को। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करता क्या है? सरकार के जो प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, या कोई नए इनिशिएटिव है या उनके अचीवमेंट्स है, उसको वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में ये सारी जानकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू दिया जाता है। और ये आता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 233 देखते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल जी। 233 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सहगल जी जो हैं ये रिप्लेस करेंगे ए सूर्य प्रकाश जी को, जिनका टेन्योर फरवरी 2020 में ही खत्म हो गया था, क्योंकि इनका एज हो गया था 70 साल, इसीलिए। एनीवे, प्रसार भारती करता क्या है? तो ये दोनों के ऑपरेशन देखता है। कौन दोनों के? एक तो दूरदर्शन का और दूसरा ऑल इंडिया रेडियो का। आइए आगे देखते हैं 234वां। हाल ही में विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब प्रबंध निदेशक, ये किन्हें नियुक्त किया गया है? विप्रो के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास पल्लिया जी। 234 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे अपॉइंटमेंट्स पिछले 5 महीने के ही हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो ये जो है इसके पहले जो थे वो थे थियरी डेला पोर्टे, और विप्रो जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल, जो कि पहले विप्रो का ये नाम था, वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल, बट अब तो विप्रो के नाम से ही जाना जाता है। इसके ऑनर हैं अजीम प्रेम जी। आइए देखते हैं 235वां क्वेश्चन। हाल ही में पावर ग्रिड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी। 235 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 236वां। हाल ही में कौन फिर से इफ्को के चेयरमैन बन गए हैं? फिर से तो ये बन गए हैं दिलीप संघानी जी, इफ्को के फिर से चेयरमैन बन गए हैं। 236 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इफ्को का फुल फॉर्म देखिए, यहीं पे लिखा हुआ है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके ये चेयरमैन बन गए एक बार फिर से दिलीप संघानी जी। अब ये क्या है? फॉर्मर
पार्लियामेंटेरियन है ये, पहले ये मतलब सांसद रह चुके हैं दिलीप संघानी, और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय ये वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ये रह चुके हैं, और ये दोबारा से चुने गए हैं इफ़को के चेयरमैन अपने दूसरे टर्म के लिए। आगे देखते हैं 237वां, हाल ही में राधा रतूड़ी को किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राधा रतूड़ी को, तो ये नियुक्त किए गई हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 238 देखते हैं, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ये भी नियुक्त किए हुए हैं, तो इनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल। 238 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव नायर। 239 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो संजय नायर अब रिप्लेस करेंगे अजय सिंह को। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में इंडियन इंडस्ट्री का एक वैल्यू बनाने के लिए। आइए देखते हैं 240वां, हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मतलब ATMA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अर्नब बनर्जी जी। 240 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 241वां, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं मौसमी चक्रवर्ती। 241 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 242वां देखते हैं, हाल ही में AICF मतलब अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन नारंग जी। 242 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 243 देखते हैं, गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 ये किसने जीता है? गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट ये जीता गया है स्कॉटिश शफलर के द्वारा। 243 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 244 देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल मतलब मेन सिंगल का टाइटल कौन जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में? तो ये जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। 244 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो विमेन सिंगल की अगर बात किया जाए तो वो जीता गया है आर्यंका सबालेंका के द्वारा। मेंस डबल्स की बात किया जाए तो ये जीते हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने। 245वां देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता है? विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता गया अदिति स्वामी के द्वारा। 245 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 246 देखते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है, एक तो रितिका चोपड़ा और दूसरा ग्रीष्मा कुट्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया और ये दिया गया द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। ये देखिए हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। ग्रीष्मा कुट्टर और रितिका चोपड़ा को दिया गया इनके एक्सेप्शनल वर्क और कंट्रीब्यूशन के लिए किस चीज़ में? जर्नलिज्म के फील्ड में। तो ये दिया जाता है द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा और ये 1980 में इस अवार्ड को सेटअप किया गया था। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि चमेली देवी जैन नाम की एक फ्रीडम फाइटर थी और एक कम्युनिटी रिफॉर्मर भी थे। अपनी कम्युनिटी में काफ़ी रिफॉर्म किए थे इन्होंने और इनको आज़ादी के मूवमेंट के समय इनको जेल में भी बंद किया गया था, तो इसलिए इनके नाम पे इस अवार्ड का गठन हुआ था। आगे देखते हैं 247वां, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है TM कृष्णा जी को। 247 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ही बड़े कर्नाटिक म्यूजिशियन हैं TM कृष्णा जी। इनको मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है पहले और इनको 2024 का संगीत कला निधि अवार्ड के लिए चुना गया है। हालांकि जो नीना प्रसाद जी हैं उनको चुना गया है नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 के लिए। जैसे इनको संगीत कला निधि अवार्ड के लिए चुना गया है, उसी तरीके से उनको नृत्य कला निधि अवार्ड के लिए चुना गया है नीना प्रसाद जी को। आइए आगे देखते हैं 248वां, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप पिक्चर देख के समझ गए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। 248 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 249वां, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मतलब स्पेस साइंस के फील्ड में ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है ये दिया गया है पाबुलुरु सुब्बा राव जी को। 249 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 250वां। हाल ही में वर्ष 2021-2022 के लिए रामनाथ गोयंका अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वाला अवार्ड भी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 250 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा यहीं तक था। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। ये 5वां था, ये पार्ट 5वां था। तो टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 250 क्वेश्चन। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन, तो 250 क्वेश्चन हो गए। टोटल आपको इसमें 10 पार्ट देखने को मिलेगा, मतलब टोटल 500 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिए आप लोग। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नहीं किए हैं तो। थैंक यू।